नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11 की चर्चा करेंगे, जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। आइए इस लेसन को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें करते हैं जिसको आपने सीखा है। जिसे हम बात करेंगे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकता होती हैं, जिसे भोजन कहते हैं, रोटी, आवास, इन सभी की आवश्यकता होती है। ये हमारे को पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे जल का परिवहन किस प्रकार से करेगा, यानी जल को किस प्रकार से ग्रहण करता है, इन बिंदुओं की हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस लेसन को। तो इसमें हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र और जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र, पादपों में पदार्थों का परिवहन, इन सभी का अध्ययन इस अध्याय में करने वाले हैं। आइए, परिसंचरण तंत्र क्या है? तो आपने देखा होगा, यहाँ आपने कभी महसूस किया होगा कि हमारे शरीर में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो परिवहन का कार्य करती हैं। मानव शरीर में हमेशा धड़कने वाला हृदय ही एक प्रकार परिवहन का कार्य करते हैं और ये विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब आपके लगते हैं, कभी कट जाते हैं, तो रक्त का स्त्रावन होता है और रक्त का स्त्रावन होने के बाद आप उसमें से कुछ द्रव पदार्थ इसमें से निकलता है, इसे ही रक्त कहते हैं। ये परिसंचरण तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लेकर हृदय में लाया जाता है और हृदय के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न अंगों तक यहाँ पर इसको पहुँचाता है, किसको? रक्त को। तो इस परिसंचरण तंत्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें जो कार्य हैं वह संपूर्ण कार्य किसका है? हृदय का है और हृदय के माध्यम से ही रक्त का परिवहन अलग अलग भागों में किया जाता है। हमारा जो भोजन है, उस भोजन में से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको भी शरीर जो है अशुद्ध पदार्थ के रूप में बाहर निष्कासित करता है। इसमें उत्सर्जन कार्य करता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कुछ रुधिर को प्रवाह करने के लिए कुछ रुधिर वाहिनियाँ, रक्त और हृदय, इन सब से कार्य करेगा। रक्त द्रव का भाग एक प्रकार से क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और द्रव भाग ही जो है रक्त का परिवहन अपने शरीर में उपस्थित जो यहाँ पर पाई जाने वाली कोशिकाएँ होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएँ कहते हैं। प्लाज्मा निम्न प्रकार से मिलकर बना होता है, लाल रक्त कणिकाएँ। और ये लाल रक्त कणिकाएँ, इसमें वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन वर्णक कहते हैं, जो लाल रंग का होता है और इसके कारण ही रक्त हमें लाल दिखाई देता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण ही इसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। और ये शरीर के सभी अंगों तक जो पचित भोजन होता है, भोजन पदार्थ होते हैं, उन पचित भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें श्वेत रक्त कणिका, या फिर इसको कहते हैं WBC कहा जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पस। ये जो हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती हैं और ये सूक्ष्म जीव नष्ट करने के कारण, उनका भक्षण करने के कारण हम ये प्रकार से स्वस्थ रह पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। तो आपके कभी लगती हैं चोट, तो रक्त का स्त्राव होता है और कुछ समय के बाद ये स्थान जो है ठीक हो जाता है, या वहाँ से रक्त का स्त्राव रुक जाता है। तो इस पर क्या होता है, इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं का धीरे धीरे इस पर क्या बन जाता है? एक जाल बन जाता है और जाल बनने के कारण वह घाव धीरे धीरे वहाँ पर एक परत का निर्माण हो जाता है, जिसे ही थक्का जमना कहते हैं। यानी एक जाल जैसी इसमें संरचना बनती है और इसे ही प्लेटलेट्स या रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। ये कुछ प्रोटीन पदार्थ इसमें पाई जाती हैं, इसको प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नाम से इसको जाना जाता है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ये जो है रक्त इसमें कार्य करेगा।
यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं फेफड़े, हृदय और इसमें कुछ रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं जिन्हें धमनियाँ एवं शिराएँ कहते हैं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ रक्त प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है और तीव्र गति से होता है। इसलिए इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती है, लचीलापन इसमें पाया जाता है। दूसरे हम बात करेंगे शिराओं की। वे रक्तवाहिनियाँ जो CO2 यानी समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस कहाँ पर लाएगी, हृदय तक ले आती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शिराएँ कहते हैं। ये तो रक्तवाहिनियाँ जो हैं CO2 रक्त को यहाँ पर लाती हैं। शिराओं की धमनियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्त कम दाब के साथ प्रवाहित होता है। तो इसका आप तुलना कर सकते हैं धमनियों में और शिराओं में क्या क्या इसमें है। शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को एक दिशा में शरीर के भागों से हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, यानी एक ही दिशा में रक्त का प्रवाह हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर रक्त का प्रवाह। तो इस प्रवाह को एक दिशा में गति प्रदान करने के लिए ये शिराएँ कार्य करती हैं। आइए हम बात करते हैं धमनियाँ। तो ये अनेक प्रकार की यहाँ पर कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को सप्लाई करने के शरीर के विभिन्न भागों में यहाँ पर ये जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। केशिकाएँ कहलाती हैं, बाल के समान संरचनाएँ होती हैं और यहाँ की जाकर शिराओं में रूपांतरित होगी और ये हृदय के दाएं और बाएं आलिंद में इसको स्थानांतरित करती हैं। तो धमनियाँ और शिराएँ जो है ये शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर का सप्लाई करने का यहाँ पर कार्य करती हैं। आइए हम बात करते हैं हृदय किस प्रकार से किस आकृति का होता है। तो आप इसको देख सकते हैं हृदय की आकृति किस प्रकार से है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो अपनी मुट्ठी जैसे हैं, अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हैं वैसे इसकी आकृति होती है, यानी इसका जो है निचला हिस्सा थोड़ा झुका हुआ रहता है और इसमें जो है ये एक मांसल संरचना होती है। हृदय मुट्ठी के समान आकृति का होता है। इसमें दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। मुट्ठी के समान आकृति होते हैं, इसको आलिंद और नीले कहा जाता है। ऊपरी भाग को आलिंद और निचले भाग को नीले कहते हैं। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं आलिंद भाग और नीले भाग में। तो इसमें आलिंद भाग ऊपरी भाग और निचला भाग नीले होता है। इसे दाएं आलिंद और बाएं आलिंद कहते हैं। निचला हिस्सा क्या होता है इसका, नीले भाग कहलाता है, जिन्हें दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। इन दोनों के मध्य इनमें कपाट या वाल्व पाए जाते हैं जो ऊपरी दिशा में रक्त के प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसमें दाएं आलिंद और बाएं इसमें जो है आलिंद के मध्य इनमें वाल्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं और रक्त का परिवहन करने का ये यहाँ पर इसमें कार्य करते हैं, जिसमें धमनियाँ और शिराएँ इसमें से निष्कासित होकर रक्त को लेकर इसमें आती हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो ये रुधिर परिवहन संचलन की रक्त का परिवहन करने का यहाँ पर इसमें ये कार्य किया जाता है। आप आगे देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं, ये फेफड़े हैं, ये भी एक प्रकार से ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य करेगा, जो शुद्ध वायु को यानी ये ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करके शरीर के विभिन्न भागों और हृदय तक पहुंचाने का ये इसमें कार्य किया जाता है। तो इसमें आप हृदय की संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से धमनियाँ शिराएँ हैं जो इसके लिए कार्य करती हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो धमनी शिरा हैं वो किस प्रकार इसमें कार्य करेंगे। तो ये संपूर्ण यहाँ पर जो कार्य किसका है, हृदय का है। अगले अध्याय में हम इसके कुछ और भी परिवहन भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।